किसी भी बिल्डिंग में जब बिजली की बात आती है तो ये सिर्फ तार जोड़ने से कहीं ज्यादा है। आज हम HB 301 हैंडबुक के सेक्शन 1 की मदद से एक सुरक्षित और नियमों के हिसाब से किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के पीछे की पूरी प्रोफेशनल प्रक्रिया को समझेंगे। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक आइडिया एक पूरी तरह से वेरीफाइड इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बदलता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे घरों, दफ्तरों और इंडस्ट्रीज को सेफली पावर देता है। तो चलिए इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सेफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम किस्मत से बन जाते हैं या फिर उन्हें एक सोची समझी डिज़ाइन प्रक्रिया से बनाया जाता है? और यही सवाल असल में हमारी पूरी चर्चा की नींव रखता है, क्योंकि ये साफ करता है कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन प्रोसेस का होना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। और यहीं पर HB 301 की अहमियत समझ में आती है। देखिए, इसे सिर्फ नियमों की एक किताब समझना भूल होगी। असल में ये एक ऑफिशियल गाइड है जो वायरिंग रूल्स के पीछे के क्यों और कैसे को समझाती है। इसका फोकस प्रोसेस, इरादे और अच्छी प्रैक्टिस पर है, जो किसी भी कामयाब और सेफ इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की असली नींव है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन प्रोसेस का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर समझेंगे कि प्रोजेक्ट ब्रीफ क्या होता है। उसके बाद टेक्निकल प्लानिंग और डिटेल्ड डिज़ाइन के फेस को देखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी सिद्धांतों के साथ इसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिज़ाइन प्रोसेस का एक हाई लेवल ओवरव्यू लेते हैं। ये सेक्शन हमें एक आइडिया से लेकर फाइनल कंप्लायंस तक के पूरे सफ़र को एक नज़र में समझने में मदद करेगा। अच्छा, अब ज़रा इस फ्लो चार्ट पर नज़र डालिए। सब कुछ शुरू होता है ब्रीफ से, मतलब क्लाइंट की क्या ज़रूरत है। वहां से हम आगे बढ़ते हैं प्लानिंग की ओर, जहां मेन टेक्निकल पैरामीटर तय होते हैं। इसके बाद आता है डिज़ाइन का फेज, जहां असली डिटेल्ड इंजीनियरिंग होती है। और आखिर में इंस्टॉलेशन और वेरिफिकेशन। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सारे स्टेप्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहले और शायद सबसे ज़रूरी कदम की, प्रोजेक्ट ब्रीफ को डिफाइन करना। कहते हैं ना, जैसी शुरुआत वैसा अंजाम। किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि उसका शुरुआती पॉइंट कितना मजबूत है। तो ये ब्रीफ होता क्या है? सीधे शब्दों में ये क्लाइंट की ज़रूरतों का एक ब्यौरा है, लेकिन असल में होता यह है कि ये अक्सर काफ़ी वेग यानी अस्पष्ट हो सकता है, खास तौर पर अगर क्लाइंट टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है। और यहीं पे एक डिज़ाइनर का स्किल और तजुर्बा काम आता है, उस अधूरी जानकारी को एक ऐसे ठोस आधार में बदलना जिस पर एक सेफ डिज़ाइन खड़ा किया जा सके। तो एक अच्छा ब्रीफ तैयार करने के लिए HB 301 हमें कुछ ज़रूरी सवाल पूछने को कहता है, जैसे उस जगह का इस्तेमाल किस लिए होगा, इलेक्ट्रिकल लोड का नेचर कैसा है, और सबसे ज़रूरी मैक्सिमम डिमांड कितनी होगी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि इसी से तय होगा कि केबल, स्विच गियर और ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा। इन सवालों के जवाब जितनी जल्दी मिल जाएं, उतना ही हम बाद में होने वाले महंगे बदलावों और सेफ्टी रिस्क से बचते हैं। ये फ्लोचार्ट ब्रीफिंग फेज को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। पहले जानकारी को क्लियर करो, फिर अगर कोई अनुमान लगाया है तो उसे टेस्ट करो, और सबसे ज़रूरी उन अनुमानों को रिकॉर्ड करो। असल में ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, जो पक्का करता है कि डिज़ाइन के हर फैसले के पीछे एक ठोस वजह है। एक बार जब हमारे पास एक मजबूत ब्रीफ आ जाता है, तब हम टेक्निकल प्लानिंग फेज में आते हैं। ये वो स्टेज है जहां क्लाइंट की ज़रूरतों को इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मेन टेक्निकल पैरामीटर्स में बदला जाता है। कह सकते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनना शुरू होता है। तो इस फेज में होता क्या है? ये फ्लोचार्ट हमें बताता है मैक्सिमम डिमांड का पता लगाना, वोल्टेज ड्रॉप को अलॉट करना, स्विच बोर्ड की जगह तय करना और एक शुरुआती सिंगल लाइन डायग्राम तैयार करना। ये सारे फैसले अगले फेज यानी डिटेल डिज़ाइन के लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार करते हैं। प्लानिंग फेज की सबसे बुनियादी कैलकुलेशन में से एक है मैक्सिमम डिमांड का पता लगाना। ये वो सबसे ज़्यादा लोड है जो सिस्टम पर नॉर्मल कंडीशन में पड़ने की उम्मीद है। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से केबल से लेकर ट्रांसफार्मर तक पूरे सिस्टम की कैपेसिटी तय होती है। अब सवाल ये है कि मैक्सिमम डिमांड का सही अंदाज़ा लगाना इतना ज़रूरी क्यों है? ये टेबल इसे साफ साफ दिखाती है। अगर इसे कम आंका गया तो नतीजा होगा ओवरलोडिंग, अनसेफ कंडीशंस और नियमों का उल्लंघन।
और वहीं अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा आंक लिया तो बेवजह की लागत बढ़ेगी और रिसोर्सेज बर्बाद होंगे। तो ये सेफ्टी, परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है। प्लानिंग फेज में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है वोल्टेज ड्रॉप। अगर आसान भाषा में कहें तो जब बिजली सप्लाई पॉइंट से सबसे दूर वाले उपकरण तक जाती है तो रास्ते में वोल्टेज में थोड़ी गिरावट आती है। इसे मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर उपकरण को सही और सेफ तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी वोल्टेज मिल सके। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम आता है। AS/NZS 3000 के मुताबिक पूरे इंस्टॉलेशन में टोटल वोल्टेज ड्रॉप 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, ये कोई बाद में किया जाने वाला चेक नहीं है, बल्कि ये अच्छे डिज़ाइन का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसे शुरू से ही डिज़ाइन में शामिल करना पड़ता है। तो जब प्लानिंग फेज खत्म होता है तो हमारे हाथ में क्या होता है? हमारे पास कुछ ठोस नतीजे होते हैं। सप्लाई पॉइंट कंफर्म हो चुका होता है, मैक्सिमम डिमांड कैलकुलेट हो चुकी होती है, फॉल्ट लेवल पता होता है और वोल्टेज ड्रॉप का बंटवारा भी हो चुका होता है। ये सभी पैरामीटर्स डिटेल्ड डिज़ाइन शुरू करने के लिए एक मजबूत टेक्निकल बेस बनाते हैं। अब हम आते हैं डिटेल्ड डिज़ाइन फेज पर। इसे एक सीधी चेकलिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक साइकिल की तरह समझना ज़रूरी है, जिसमें कैलकुलेशन, सिलेक्शन और वेरिफिकेशन बार बार होता है। यहीं पर प्लानिंग को एक डिटेल्ड बनाने लायक डिज़ाइन में बदला जाता है। चलिए इस डिज़ाइन फ्लोचार्ट के पहले हिस्से को समझते हैं। हम लोड और वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर केबल चुनते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो है ये फीडबैक लूप। केबल चुनने के बाद हम फॉल्ट लूप इम्पीडेंस चेक करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये फॉल्ट होने पर करंट के रास्ते में आने वाला टोटल रेजिस्टेंस है। ये वैल्यू पक्का करती है कि फॉल्ट होने पर सर्किट ब्रेकर तेजी से ट्रिप हो। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हमें वापस जाकर एक मोटी केबल चुननी पड़ती। फ्लो चार्ट के दूसरे हिस्से में हम प्रोटेक्टिव डिवाइस चुनते हैं और फिर एक ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या ये डिवाइस सही से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एक छोटे से फॉल्ट की वजह से सिर्फ पास वाला ब्रेकर ट्रिप होने के बजाय पूरा का पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए। एक भरोसेमंद सप्लाई के लिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तब हम फाइनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सिंगल लाइन डायग्राम तैयार करते हैं। तो इस पूरे डिज़ाइन प्रोसेस का जो बार बार दोहराने वाला नेचर है उसे हम इन सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। केबल चुनो, प्रोटेक्टिव डिवाइस चुनो, फिर फॉल्ट्स लूप इम्पीडेंस और डिवाइस डिस्क्रिमिनेशन को चेक करो। अगर कुछ सही नहीं है तो डिज़ाइन को बदलो और प्रोसेस को फिर से दोहराओ और आखिर में सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि डिज़ाइन सुधार और वेरिफिकेशन का एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कोई एक बार का काम। आखिर में अब बात करते हैं सिर्फ प्रोसेस की नहीं बल्कि उन सिद्धांतों की जो एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी और अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को बनाते हैं। ये सिर्फ नियम कानून मानने की बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल माइंडसेट की बात है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात और सबसे ज़रूरी, सेफ्टी की शुरुआत डिज़ाइन स्टेज पर ही हो जाती है। दूसरी बात, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस को फॉलो करने से ऐसे डिज़ाइन बनते हैं जो न सिर्फ सेफ होते हैं बल्कि डिफेंसिबल भी होते हैं, यानी आप अपने हर फैसले को सही ठहरा सकते हैं। तीसरी बात, सही डॉक्यूमेंटेशन भविष्य के मेंटेनेंस और बदलावों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, नियम तो ज़रूरी है लेकिन उन नियमों के दायरे में रहकर सबसे अच्छा सोल्यूशन ढूंढने के लिए इंजीनियरिंग जजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। और हम इस एक बहुत ही दमदार बात के साथ इसे ख़त्म करते हैं जो इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में कह देती है। ये हमें याद दिलाता है कि एक सेफ, एफिशिएंट और नियमों के हिसाब से बना इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये एक सोचे समझे, स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल डिज़ाइन का नतीजा होता है।